persona plus, that means you are also 6 months persona plus, right? So basically you people are having something additional and added advantage in the course, and I think last week में जब मैंने लेक्चर लिया था तब भी आप लोग थे और तब मैंने कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई थी, समथिंग वेरी स्पेशल। चाहूँगा आप पहले थोड़ा सा शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, क्या उन चीज़ों को आपने कहीं यूज़ किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, और यदि उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछो। जैसे मैंने आपको कहा था 3 different type of people are there. One those who discuss the person, second those who discuss the event, and third those who discuss more or less about, who focus more or less about the consequences, mean result finally. Accordingly we should decide कि कौन व्यक्ति का बेसिक नेचर कैसा है। क्या आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया कहीं? यस, बेटर बोलो, नो प्रॉब्लम। So we can feel comfortable. You should not be conscious. It is not like a classroom or something. It's a very free discussion, so that you can get more, you can learn more. Yes. Last Sunday we went for movie. We went. गड़बड़ हो गया। We was तो आना ही नहीं है। We के साथ was तो किसी भी कीमत पे कहीं भी नहीं आ सकता है हिस्ट्री में। बट यदि we के साथ वर भी लगाया है तो जब went बोल रहे हैं तो दो टेंस एक ही घर में नहीं आएंगे। वर एक अलग टेंस और वेंट अपने आप में टेंस। वी वेंट, बस ये छोटी छोटी फॉल्ट है बेटा, आप लोग भी चेक करना। कई बार जो इस बच्ची से हुआ हो जाता है, बहुत से होता है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो इन्होंने एक तरीका निकाला, और कितना अच्छा तरीका निकाला कि क्लासरूम में एक एक्टिविटी टाइप की करा के और कम से कम उस चीज़ को टेस्ट किया। तो आप लोग अपने लाइफ में अपने फ्रेंड के साथ इसी तरह कर सकते हो। अरे वो मूवी देखी क्या यार, अच्छा तेरे को कैसी लगी, तुम क्या मतलब क्या सीखा, क्या लगता है तुम्हें, पिक्चर कैसी है, जब वो कमेंट करेगा तो आप कर सकते हैं उसको। दिस इज राइट। बट वन थिंग, एनालिसिस तो नहीं कर दिया सबका आखिर में? आप दोनों ने एनालिसिस तो नहीं करा कि तुम चीप हो? आप लोगों ने अच्छा बोला, आप लोग तो बिकॉज वो मैंने कहा कि दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज, ये चीज़ बतानी नहीं है, ये चीज़ किसी को शेयर नहीं करनी है, ये आप अपना एनालिसिस करो और ख़त्म करो, अपने पास रखो, उससे फ्यूचर में प्रिकॉशन लो। कौन स्टूडेंट है जो नए हैं, जो आज पहली बार बैठे? आप दोनों लोग। आपके लिए मैं बता दूं जो पिछली बार मैंने कहा था, स्मार्ट पर्सोना प्लस में कुछ स्पेशल ट्रिक्स या साइकोलॉजिकल ट्रिक दी जाती है, उसी के तहत पिछले बार में मैंने जो दिया था, जो भी डिस्कस हो रहा है, तो हल्का सा आपको भी बता दूं तो आपको भी वो नॉलेज ऐड हो जाएगा। फिर अपन आज की चीज़ पढ़ेंगे, आज नया है। नंबर 1 ये, जब भी कोई लोकल घटना, न्यूज़ हो, कोई नेशनल हो, कोई भी घटना हो, उसको किसी फ्रेंड से डिस्कस करो। अब यदि उस घटना से जुड़े आदमी या व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा बात करे, कोई पर्सन के बारे में ज़्यादा बात करे कोई, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहो। ऐसे लोग बहुत चीप होते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, घटना के बारे में ज़्यादा बात करें, बातचीत से अंदाज लग जाएगा ना कि ये घटना के बारे में ज़्यादा बता रहा है, तो ऐसे लोग ठीक है, एवरेज है, हम इन्हें दोस्त बना सकते हैं, हम इनको अपने फ्रेंड लिस्ट में रख सकते हैं, धोखेबाज नहीं निकलेंगे, चीप नहीं निकलेंगे। और थर्ड होता है, सारी चीज़ को डिस्कस करके ओवरऑल यदि कोई एक कंक्लूजन निकाले, उसमें से निष्कर्ष निकाले, उसमें से कुछ भविष्य की बात करे, कोई लेसन निकाले, भले घटना कितनी भी नेगेटिव हो, बट उससे वो लेसन निकाले कि कायदे से देखो समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होता है तो ये होता है। तो ये कंक्लूजन की बात हुई।
कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई, ऐसे व्यक्ति जीनियस होते हैं। ऐसे लोगों को अपने बीच में पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसों के साथ रहो, और रादर मैं तो कहूँगा ऐसों को फॉलो करो। कुछ जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा आप करने लगो, आपकी लाइफ में अथाह सक्सेस आएगी। क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी बात ही तो यही है कि इंसान को पहचाने कैसे। शायद आप थे लास्ट लेक्चर में, तो आपके लिए भी फ़ायदा हो गया कि जो मैंने बताया समझ में आया आप तीनों को ही, है ना? आप भी थे लास्ट टाइम। और किसी ने इस थ्योरी को कहीं इम्प्लीमेंट किया, किसी और व्यक्ति के साथ या फ्रेंड्स में या कहीं भी? हाँ बेटे। Yes, sir, I am living in hostel. I just observe. अच्छा, वैसे आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला। आई एम लिविंग इन हॉस्टल, मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, ठीक है। बट कंटिन्यूस टेंस को नॉर्मली अभी अपन ने पढ़ा कि ज़्यादातर तब बोलो जब अभी इस समय कोई क्रिया चल रही है, अदरवाइज उसको अवॉइड करो। तो आप सर आई लिव इन हॉस्टल हो गया, तो बाकी जगह प्रेजेंट डेफिनेट डाल के, है ना, आई स्टडी इन सो एंड सो कॉलेज। आई एम स्टडीइंग बोले तो गलत नहीं होगा, बट प्रेफरेबली क्या होगा, हम जब तक पढ़े नहीं थे तो कोई बात नहीं, आज हम समझ गए। तो आज के बाद इन बातों पे भी ध्यान दो कि मैं जो बोलता हूँ तो इंग्लिश तो सही हो रही है, बट क्या मैं टेंस सही अप्लाई कर रहा हूँ जैसा सर ने बताया? आज तक तो अपन टेंस एप्लीकेशन पे ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, तो आई लिव इन हॉस्टल एंड I just observed. हाँ तीसरी बात है, तो most of students they only talk on person. राइट। ये भी बिल्कुल सही है कि आप जब भी ग्रुप ऑफ पर्सन में हो, लाइक स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, तो भले आप कोई घटना या किसी चीज़ के बारे में मत बोलो, नॉर्मली भाई लोग बैठते हैं, ग्रुप बैठता है, तो बातें तो होती ही है ना, घटनाओं भी तो होती है, चीज़ों भी तो होती है। तो आप थोड़ा लोगों को पहचानना शुरू करोगे, ज़्यादातर लोग किस पर फोकस कर रहे हैं। अब मेरा ये नहीं कहना कि घटना पे बात ही नहीं होगी, घटना की भी बात होगी, फ्यूचर की भी बात होगी और पर्सन की भी होगी। ऐसा नहीं कि जो फ्यूचर या कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेगा वो पर्सन की बात नहीं करेगा। घटना से जुड़े व्यक्तियों की बातें हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होकर के इस बात पर फोकस करना होगा कि ये व्यक्ति जो है इसका ज़्यादातर फोकस किस तरफ जा रहा है। ज़्यादातर डिस्कशन का फोकस पर्सन पे जा रहा है, ऐसे लोग चाहिए। और बिल्कुल ये जो बच्चा कह रहा है सही है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग पर्सन पर बात करते हैं, यानी ऐसे लोग नॉर्मली बहुत लोअर चीप मेंटेलिटी के होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में पर्सनल रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन, बिजनेस रिलेशंस हमें अवॉइड करना चाहिए। एक जिंदगी में सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है बेटा? एक जिंदगी में सक्सेसफुल व्यक्ति कौन होता है? मेहनत तो सब करते हैं और सफलता सबको मिलती है। जो लोग सफलता को रोके रखने की कला जानते हैं वो लॉन्ग रन में सफल होते हैं, लॉन्ग रन में विजेता होते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार सक्सेस मिली और फिर वहां से निकल गए, फिर आप दोबारा सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब आप में कहीं फॉल्ट है। अब आपको हाथ में मिली सफलता कई बार क्यों निकल जाती है? क्योंकि साथ वालों ने धोखा दे दिया, फ्रेंड्स ने दिया, घर वालों ने दिया, एम्प्लॉय ने दिया, ऑफिस से ही गड़बड़ होती। मान लो आपने कोई मेहनत करी बेटे, बहुत मुश्किल से कोई धंधा जमाया, अब धंधा चौपट हुआ, क्यों हुआ? या तो पार्टनर धोखा दे गया या फाइनेंसर धोखा दे गया, जिससे उम्मीद थी पैसा मिलेगा उसने अगला नहीं दिया तो आपका धंधा खत्म। या आप ही का कोई एम्प्लॉय आपसे सीखा और निकल के जाके वही धंधा सामने खोल लिया, तो अब आप बोलते हो किस्मत ही ऐसी थी, क्या करूं, मुझे धोखा मिला। धोखा क्यों हुआ? आप जिस आदमी से जुड़े आपने उसे पहले पहचाना नहीं। तो व्यक्ति खुद भी कहता है यार मेरी पहचानने में भूल हो गई, वो इतना सीधा बन के आया था बट मैं पहचान नहीं पाया, उसके मन में क्या था। अब बताओ, किसी के पेट में घुस के तो नहीं पता कर सकते। वो अपनी सफाई में भले ये बोलेगा, बट चूँकि उसे कोई अच्छे कोर्स, अच्छे ट्रेनर, अच्छी क्लासेस, अच्छी जगह जाके ये चीज़ उसने सोचा भी नहीं, उसने शिक्षा भी नहीं ली कि आज ये चीज़ों की भी ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ लोगों को पहचानना भी सिखा दिया जाता है। तो कल आप कम से कम पर्सोना प्लस के बच्चे जिंदगी में धोखा तो नहीं खाओगे, भले सक्सेस नहीं होगे, और जितने भी होगे
उतनी सक्सेस टिकेगी तो सही। भले करोड़ों की लॉटरी नहीं लगेगी, बट लाखों लाखों भी मिलेगा तो वो टिका रहा तो एक दिन करोड़ के हो जाएंगे। बट करोड़ की लॉटरी मिली और चोरी डाका पड़ गया तो सब गया भी। इसलिए बेहतर है कि आपने जो डिसीजन लिया पर्सोना प्लस ज्वाइन करूंगा, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। जब भी उसके स्पेशलाइज्ड लेक्चर होंगे, हम आपको भले पैकेज भी हो जाएगा तो भी कॉल करेंगे, और बहुत ही नायाब और बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें, ट्रिक्स एंड टिप्स उसमें दी जाएंगी। उनको सीखो, समझो और फिर आगे चलो। चलिए, तो आज के लिए जो नई चीज़, हार्डली इन फ्यू मिनट्स जो मुझे नई आपको चीज़ देनी है, शुड आई स्टार्ट दैट? शैल आई गो फॉर दैट? हाउ टू टेक डिसीजन इन अवर लाइफ, लिखिए, उसमें दी जाएंगी। उनको सीखो, समझो और फिर आगे चलो। चलिए, तो आज के लिए जो नई चीज़, हार्डली इन फ्यू मिनट्स जो मुझे नई आपको चीज़ देनी है, शुड आई स्टार्ट दैट? शैल आई गो फॉर दैट? हाउ टू टेक डिसीजन इन अवर लाइफ, लिखिए। देखिए, पिछली बार हमने क्या चीज़, अच्छा एक और बात मैं फिर कह दूं, चूंकि आप नए बच्चे भी हैं कुछ, इसलिए जो अभी आप फर्स्ट टाइम आए, लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे, इसलिए भी ये जितनी भी चीज़ें, ट्रिक्स, मैथड्स मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल बेस होती है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा फीचर और फैक्टर इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये पूरे साइकोलॉजिकल सारे ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कि आप इसे कभी भी कहीं भी किसी को बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, वरना ये चलना बंद हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आपने यदि मुझे बता दिया कि हमने एक पैकेज ज्वाइन किया ना सर, इतना बढ़िया बताते हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई थी, मतलब लोग जो पर्सन को डिस्कस करते हैं ना बहुत चीप होते हैं, घटना को डिस्कस करते हैं वो एवरेज, कंक्लूजन या फ्यूचर या फाइनल लेसन क्या मिला उस घटना से, उनको जो डिस्कस करते हैं ना वो जीनियस होते हैं। अब मैं सचेत हो गया, अब मैं जब भी आपसे बात करूँगा तो क्या करूँगा, मैं जानबूझ के अपनी बात को एक्चुअल जो मैं हूँ वो छुपा के क्या करूँगा, मैं आपके सामने ज़्यादातर कंक्लूजन या निष्कर्ष की बातें करना शुरू कर दूँगा, तो आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। समझ में आया? अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ हमें अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लेना चाहिए। अब यही चीज़ आपने अपने किसी मित्र या फ्रेंड को आज बता दी, शेयर कर दी, कल क्या होगा, उसी से संबंधित कोई निर्णय तुम्हें जिंदगी में लेना है तो यही ट्रिक फिर तब तुम्हारी वहाँ उसके ऊपर लागू नहीं होगी, फिर धोखा खाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ की फैकल्टी भी क्या है, यहाँ के काउंसलर भी क्या है, क्लासेस में भी, घर में भी, मदर फादर फ्रेंड किसी पे भी नहीं, किसी को मतलब शेयर नहीं करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आप सीखो और इनका लाइफ में आप फ़ायदा उठाओ, और खुद ही मत उठाओ, पूरे परिवार को उठवाओ, बट चीज़ अपने पास रखो। देखो, याद रखना, कल जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बनो, खूब पैसा कमाओ, पूरे परिवार को मौज कराओ, बट तिजोरी की चाबी अपने पास रखो। तभी लोग, आपने तिजोरी की चाबी किसी को दे दी तो वो पावरफुल हो गया। इसे ट्राई, यानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ और कोई कार्य नहीं है, इसलिए। और एक और बात, अभी जब बैच खत्म हुई, हर बच्चे ने सुना कि स्मार्ट पर्सोना प्लस के स्टूडेंट्स रुक जाएंगे, बाकी जाओ। तो जो पर्सोना के स्टूडेंट हैं उन्हें भी मालूम है कि स्मार्ट टॉक की बैच के बाद जब स्मार्ट पर्सोना के सेशन के लिए सर में रोकते हैं तो बहुत सारी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ देते हैं जो स्मार्ट टॉक वालों को नहीं मिलती, फास्ट ट्रैक वालों को नहीं मिलती। तो उन्हें मालूम है कि अब इन लोगों को रोका है तो ये हमारे के आगे के पैकेज वाले बच्चे हैं, तो निश्चित है सर ने तो और कुछ समथिंग स्पेशल दिया होगा, तो आप और ज़्यादा टारगेट पर रहेंगे। अब तो लोग और ज़्यादा आपसे दोस्ती करेंगे। चलो आओ नाश्ता कराएं, भूख लग रही होगी, चलो क्या बताया सर ने, क्या पढ़ाया बाय द वे। तो अब मैं नहीं जानता, वो आपका तरीका होना चाहिए, वो ट्रिक होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे घुमा दें या बता दें या कुछ भी, कि नहीं कोई खास नहीं ऐसा बताया, ये बताया, जो भी चीज़ समझ रहे हैं आप। इसलिए मेरा
एक मतलब धर्म है वो मैंने निर्वाह कर दिया। क्योंकि आप चाहें इस बारे में बड़ा सुंदर एक छोटा सा किस्सा बता दूं पहले, कि मैं क्यों कह रहा हूं मत बताना। एक बार एक राक्षस था, उसने शिव जी की बहुत पूजा की। शिव जी भोले भंडारी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मालूम है? सबसे जल्दी खुश हो जाने वाला भगवान कोई है तो वो शिव। इसलिए तो कहते हैं शिव जी की पूजा करो, फटाक से आपके काम हो जाएंगे, मुरादें पूरी हो जाएगी। वाकई करके देखना आप, बिल्कुल सही। भोले भंडारी बोलते ही इसलिए उन्हें, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी पसीज जाते हैं अपने भक्तों पर और जल्दी से आ जाते हैं। हाँ भाई बोलो क्या चाहिए, बिंदास भक्कड़ है, चिंता कुछ है नहीं, पावर बहुत है। उन्हें मालूम है तीसरी नेत्र खोली तो तांडव मच जाएगा, पूरे धरती खत्म, विनाश आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो विष्णु ब्रह्मा सब घबराते हैं। वो राक्षस ने जब पूजा की तो शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी को सबने बैठा बैठा के 10 बार समझा दिया कि देखो भाई सारे भगवान लोग ध्यान रखो, जब भी कभी मृत्यु लोक है ना, पृथ्वी लोक, यहाँ लोग मरते हैं इसलिए मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक में चूंकि मरता नहीं है, जो गया तो वो अमर हो जाता है, देवता बन गया था। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो तो स्वर्ग लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले तो जन्म मरण की छुट्टी हो जाएगी, फिर आप परमानेंट आपकी आत्मा वहाँ विराज करेगी। तो मृत्यु लोक में जब भी जाओ तो एक बात ध्यान रखना, सब वरदान देना, तुम्हारे भक्तों को खुश हो जाओ तो तुम्हारी जैसी सेवा करे उसे सब वरदान देना, अमर होने का वरदान मत दे देना, क्योंकि अमर होने का हक तो सिर्फ स्वर्ग लोक में। अब भोले भंडारी तो भोले भंडारी, वो कईयों के साथ ये कर चुके हैं, मालूम है तुम्हें? एक वो भस्मासुर था, वो खुश हो गया, उन्हें क्या मांगते हो मांगो, जबकि सब भगवानों ने कह रखा है कंडीशन डाल के दो, अमरत्व होने का छोड़कर कोई भी वरदान मांग बच्चा, ऐसे बोलना चाहिए। भोले भंडारी हाँ बेटा हम खुश है, बोल क्या चाहिए, भगवान अमर कर दो। अब वो भगवान को वचन मान लिया। भस्मासुर के समय में भी यही हुआ था कि फिर उन्होंने विष्णु को कहा यार लफड़ा हो गया, तो फिर विष्णु एक सुंदरी का रूप रख के लाए। एक्चुअल उसने इस तरह मांग लिया था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं न मरूं, और मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम पड़ा भस्मासुर। और मैं अमर हो जाऊं, अब वो तो मर ही नहीं सकता था। अब वो जिसे देखो देवताओं के सिर पे हाथ रख के मारे, नाश करे, त्राही मच गई। नहीं ये कैसे हो रहा है? लोगों ने ध्यान लगाया, देखा ये शिव जी गड़बड़ कर रहा है, अमर का बोली से मार डालो, तो मारने गए तो मरे नहीं, तो पता पड़ा शिव का वरदान मिल गया, अब कैसे मरेगा? ऐसे रावण को फिर भूल गए थे, तो अमृत दे भगे, उन्हें सीधे अमृत ही दे दिया था, ले ले बेटा। अब तो उसने क्या करा, अमृत बचा के रखा था तो राक्षस, अभी क्या जरूरत है, मैं तो यूं ही शक्तिशाली हूं, मुझे कौन मारेगा। तो अमृत जब देवताओं से युद्ध होगा तब पीऊंगा, अभी उसको नाभि में छुपा के रख लो। ये उसकी मति मारी गई, इसलिए वो नाभि में जब मारा तो अमृत बह निकला और वो मर गया, वरना मरता नहीं। शिव जी प्रकट हो गए उस राक्षस के सामने, वो बोलना भूल गए कि अमर होने का छोड़कर कोई भी वरदान मांग ले। उन्होंने कहा महाराज मुझे अमर कर, मैंने इसको कह दिया कमान जो मांगना है मांग ले। राक्षस तो पट्टा मांग बगा कि मेरे को अमर कर दो। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, टो 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 लंबा नंबर था वो, ब्रह्मांडीय नंबर, सीधे विष्णु को लगाया। बोले यार फिर पंगा हो गया, मैं तो बोल दिया और ये पट्टा अमर होने का वरदान मांग लिया, तो अब मैंने तो इसे बोल दिया, अब मैं क्या करूँ? शिव जी ने कहा यार तुम यार हमेशा लफड़ा करते हो। बोले चलो अच्छा सुनो, एक काम करो, इसको बोल दो तो ठीक है तू अमर हो जाएगा। एक छोटा सा काम करना है, घर जाके नहा धो के तैयार होके साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्रों में शिवलिंग के सामने बैठ जा और मात्र 10 बार आंख बंद करके पूरे ध्यान योग के साथ ओम नमः शिवाय का 10 बार जाप कर ले, और ये वरदान जो मुझे तुझे दिया ये वरदान फलित हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा कंडीशन लगा दे और भेज दे। उन्होंने कहा सुन, उसे साथ में ही बोल दिया कि जब वो ये 10 बार जाप करेगा
बंदर का चेहरा उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए और जाने दे। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने कहा तू इतना तो बोल, जाने दे, सब निपट जाएगा, तू तो जा। शिव जी ने ऐसा ऐसा कह दिया और हिमालय चले गए। फिर धुनी में रंग गया, मस्ती में। नहीं मालूम क्या हुआ, इधर लफड़ा क्या हुआ, शिव जी ने बहुत बड़ा साइकोलॉजी का फंडा यूज कर लिया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने लिया। अब राक्षस ने सोचा मैं तो इतनी तपस्या किया, लाखों बार मैंने तो ओम नमः शिवाय कहा, तभी तो साक्षात शिव प्रकट हुए। बंदर का दिमाग में आया जो पॉसिबल है कि अब आ जाएगा, 10 बार जाप करना है और मैं अमर। राक्षस गया, जल्दी जल्दी नहाया, बैठा शिवलिंग के सामने बैठा, जो आंख बंद की, ओम नमः शिवाय, सबसे पहले बंदर दिमाग में, बंदर का मुंह, चेहरा दिमाग में। और वो सालों साल ये प्रयास करता रहा, आखिर में मर के चला गया, उसको मार डाला गया, युद्ध हुए लोग, पर वो अमर नहीं हो पाया। ये वरदान तब से आज तक पृथ्वी लोक पर जीवित है। आज तुम भी, अब ये वरदान लॉक था, तुम कहोगे आज तक सर मैंने तो नहीं जाने कितनी बार ओम नमः शिवाय किया, तो तुम्हें मालूम नहीं था ना रूल, आज मालूम पड़ा। अब ये तुम्हारे लिए वरदान खुल गया, लॉक ओपन हो गया। अब तुम 10 बार जब भी ओम नमः शिवाय करोगे और यदि बंदर का चेहरा दिमाग में नहीं आएगा तो तुम अमर हो जाओगे। आज तक तुमने लाखों बार कहा तो कोई बात नहीं, अब करो, आज ही करके देख लो, तुम अमर हो जाओगे। और अब तो ये होगा उल्टा, किसी शिव जी के मंदिर में जाए तो हनुमान की वानर सेना का वो चेहरा, वो बंदर, वो पहले दिमाग में आया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और आपको हंसी आएगी, अरे यार ये पहले आके बैठ गया। तो एक सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजी में ये है, जो चीज नहीं करने को कहो वो पहले होती है, और जो चीज बता दो तो फिर वो लागू नहीं होती, फिर वो चालू नहीं होती, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, फिर वो लॉक नहीं खुलता, अनलॉक नहीं होता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ, दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज विद एनीबॉडी, एनीबॉडी। दिस इज राइट। अब आप एक बात बोल सकते हो, सर एक बात बताओ, आप तो ये सारी चीजें हमें बता रहे हो, तो आपकी चालबाजियां हमारे ऊपर थोड़ी लगेगी, तो आप कौन मेरे बेटे दुश्मन हो, आप मेरे अपने हो, और मैं यहाँ बैठा ही हूँ कि अपने पास का जो कुछ भी अच्छा नॉलेज है, ज्ञान मुझे गुरुओं ने, टीचर्स ने मुझे दिया, मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। बट सिर्फ ये है कि जो सही लोग हैं, जस्टिफाइड लोग हैं, वहाँ पहुँचे ताकि उसका सही इस्तेमाल करें। मैंने कौन तुम्हें मिसयूज करना है या तुमने कौन मुझे मिसयूज करना है, इसलिए देयर इज नो इशू ऑफ दैट। इसलिए वो एक बात अलग हो गई, वही टीचिंग के लिए कहीं तो किसी को तो वो चीज़ किसी को डिस्क्लोज करना पड़ती है। इसलिए हमारे आपके बीच वाकई में ये दोनों, ये जितनी भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो आप मेरे पे या मैं आप पे नहीं लगा पाऊंगा, पर बाकी जगह लगेगी। हो सकता है मैं अगले सेशन या आगे जब भी कभी टीचिंग किया करूंगा, आप बैठे बैठे मुस्कुराएंगे, ये देखो सर ने ट्रिक मारी, ये देखो सब फंसे इसमें, आप समझ जाएंगे अच्छा ये वो वाली चीज, ये ट्रिक है। देखिए अब आप यहाँ पे फिर ध्यान से सुनिए, हमें अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आप समझ गए, वी शुड नॉट डिस्क्लोज एंड वी शुड लर्न एवरीथिंग आउट ऑफ दैट। जो जो सिखाएं मगर उसको लाइफ में जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर लो बेटे, तो वो एटीट्यूड में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा पर्सन का इस तरह से आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढ लो, जल्दी जल्दी लोगों से डिस्कस करो, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि ये इस तरह की कैटेगराइजेशन है, तो वो आदत में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी उसको हैबिट में डाल लो ना, खत्म बात। छोटी छोटी ट्रिक्स है, द टिप ऑफ टुडे दैट हाउ टू टेक डिसीजन इन अवर लाइफ। और हमें अपनी ज़िंदगी में डिसीजन कैसे लेना चाहिए, उसके लिए एक ही ट्रिक, एक ही रूल, एक ही फॉर्मूला है। नोट करिए, ऑलवेज चूज, always choose the tough side or difficult side. अंडरलाइन कर लो इसको, ऑलवेज चूज द टफ साइड और डिफिकल्ट साइड। इसे अंडरलाइन कर लो, इन्वर्टेड कॉमा कर लो। हमें अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र आपको मिल गया। वो ये मंत्र कहता है हमेशा जो टफ, डिफिकल्ट हो, जो बहुत मुश्किल हो, उस साइड को चुनो। सुनना मेरी बात यहाँ पर,
एक बात बताओ बेटे, ये मैंने क्यों बताया आपको? इसलिए ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये लाइफ में सक्सेस होने के डिफरेंट साइकोलॉजिकल मंत्र हैं। जिंदगी में हर आदमी मेहनत कर रहा है कि नहीं? बेइंतहा मेहनत करता है। सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके डिसीजन गलत हो जाते हैं। यदि इस पूरे खेत में यहाँ पानी नहीं है, यहाँ है, अब मैंने डिसीजन लिया मैं यहाँ बोरिंग खोदूंगा, तो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, 1000 फीट चला गया, पानी नहीं मिला, 2000 खोद डाला, 3000 खोद डाला, पानी नहीं मिला। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की यार, बट पीईटी में सिलेक्ट नहीं हुआ, कैट में सिलेक्ट नहीं हुआ, लाइफ में इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। मेहनत की वो तो सही है, बट गलत जगह कर डाली, ये कौन देखेगा? और यदि मैं यहाँ पर खोदूं तो 200 फीट में पानी मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन आया, सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वहाँ नहीं यहाँ पानी है? उसके लिए हमें जिंदगी में गुरु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लोग कोचिंग जाते हैं जहाँ पर वो शॉर्टकट और सीधी ट्रिक बता देते हैं। आईएएस करना है, ये क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे एग्जाम लिखो, ये देखो प्रैक्टिस करा देते हैं, 200 फीट में पानी निकल गया। आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जेईई, या आप जिस तरह से यहाँ आए, आप लाइफ की कैट की एग्जाम या आईआईटी एग्जाम या ट्रिपल आईआईटी दे रहे हैं, और उस एग्जाम में जी तो अभी तक भी रहे थे, मेहनत तो अभी भी कर रहे थे, और इन चीज़ों के साथ जो एक गुरु के संरक्षण में जो चीज़ें मिल जाती हैं उनके साथ आप जब काम करना शुरू करोगे, सक्सेस का रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिसीजन तो आज तक भी ले ही रहे थे ना, छोटी छोटी चीज़ों में और बड़ी हर चीज़ में जिंदगी में इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है। जिस दिन से वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, वहाँ से ही छोटे छोटे डिसीजन से लेके और कॉलेज और शादी और बाद में नौकरी जॉब तक बड़े बड़े डिसीजन उसे खुद लेने पड़ते हैं। उस समय कोई साथ में नहीं होता, उसका माइंड अकेला होता है, और माइंड में जितना नॉलेज है उस बेस पे ही तो डिसीजन लेगा। और आज आपको बहुत बड़ी ट्रिक सिखाना, जब भी कभी जिंदगी में डिसीजन लेना हो, कई बार तो क्विक लेना पड़ते हैं डिसीजन, कि कोई फ़ोन पर है और उसने पूछा पिक्चर चल रही क्या, हाँ कि ना, भाई तुरंत लेना है डिसीजन, ये भी तो डिसीजन है। और नौकरी छोड़ूं बिजनेस करूं, या बिजनेस छोड़ूं नौकरी करूं, ये बड़ा डिसीजन भी डिसीजन। लव मैरिज करूं कि अरेंज मैरिज करूं, ये भी बड़ा डिसीजन है। तो बड़े और छोटे सब जगह ये थ्योरी लागू होती है। थ्योरी क्या कह रही है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो इजी है वो करते हैं, आसान है वो करते हैं, नहीं, जो भी उसमें कठिन हो, टफ हो, वो करो। आप कभी भी असफल नहीं होगे, ज्यादातर जगह सक्सेस मिलेगी, डिसीजन गलत नहीं होगा, और 1000 फीट खोदना नहीं पड़ेगा, 200 फीट में पानी आ जाएगा। यानी एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज सुबह से बारिश हो जाए, ठंड बढ़ जाए, संडे का दिन, आप रजाई में घुसे, कोजी कोजी, आपने घड़ी देखी, 8 बज गया, 9 बजे से सर का लेक्चर है, संडे, जाने दो यार, अब आज कौन जाए। डिसीजन, अब जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, एक छोटा डिसीजन। इजी क्या है, मन क्या कहेगा, दिल क्या कहेगा, दिमाग, कौन रजाई फेंके, ठंड में निकले, तैयार होना, अब 8 भी तो बज गए। अब देखो मन कैसे कैसे तुम्हें कन्विंस करेगा, यार अब कैसे भी तो कर लेगा ना, तो 9:30 के पहले तो नहीं पहुंचना, तैयार होना, नाश्ता लेगा, रेडी होगा, रहने दो आज जाने ही दो। अरे 5 घंटे के लेक्चर को आधा घंटा लेट होने के पीछे छोड़ने को तैयार हो, बट इसलिए कि रजाई में आराम मिल रहा, सुकून मिल रहा, गर्मी मिल रही, और नींद निकाल लेंगे। तो आपका चोर मन ललचाता है कई बार आपसे गलत डिसीजन करवाने के लिए, बट आप असल में क्या डिसीजन लो, मेरी थ्योरी अप्लाई करो। सर ने कहा था सही डिसीजन लेना है तो एक ही चीज़ पे चलो। इजी क्या, टफ क्या? इजी है कि सोया पड़ा हूँ और सो जाऊँ, रजाई और खींच लूँ, आसान हो। टफ क्या है, रजाई फेंकूँ, उतरूँ, ठंडा पानी में हाथ पैर डालूँ, तैयार हूँ, रेडी होके ऐसे हो जाओ। आप टफ डिसीजन लोगे। टफ तो ये है कि जाना टफ है, डिफिकल्ट है, कठिन है, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत करना पड़ेगी मुझे, मैं जाऊँगा, खत्म। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हजारों जगह पे जब आप इस थ्योरी को लगाओगे तो
क्या सक्सेस रेट्स एंड चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे? फ्रेंड का फोन आया, पिक्चर चल रही है यार, आपको मैंने नहीं यार आज सुबह से सोच रखा था शाम में 4 घंटा पढ़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अब दोस्त का चल यार ठीक है, आज से क्या, हाँ अभी आके पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, नहीं। पिक्चर जाना, फ्रेंड के साथ घूमना आसान, टफ क्या है? नहीं यार मैंने सुबह से सोचा था यार, आज तो नहीं, कल चलूंगा मगर आज नहीं। अब तो पक्का, जब सोच लिया तो पक्का है ना, पक्का है तो मैं तो पढ़ूंगा। कई बार आपका मन होता है यार उस फ्रेंड से मिलाओ, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, उसको 4 बातें सुना के आना है। अब आप तैयार हुए, फिर आपका एक मन बोला रहने तो दो यार, जाने दो, जो किया भुगतेगा। टफ क्या है, इजी क्या है? न जाना आसान है, उसको फेस न करना आसान है। बाहर में तो जाने दो, भुगतेगा, ये आसान है। टफ क्या है? जाओ उसका सामना करो, 4 बार पकड़ा के आओ। टफ क्या है? ये है टफ। जाओ बिल्कुल सुना के आओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार हम अपनी जिंदगी में कहते हैं मैं 50-50 हो रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। बात झूठ, कुछ 50 नहीं होता। ये जद्दोजहद दिल और दिमाग की होती है। दिमाग अलग अलग लॉजिक से काम कर रहा है, दिल अलग चीज चाह रहा है। कभी ये सही होता है, कभी ये, मैं मना नहीं कर रहा, कभी ये सही होता, कभी ये। बट आप एक्चुअल फिर दोनों में से किसकी मानोगे, किसे कन्विंस करोगे? तो हमेशा आपको ये करना चाहिए कि हमेशा डिसीजन लेते समय जो कठिन हो वो करो। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जगह ये थ्योरी लग जाएगी और 100% आपको इसी पे चलना चाहिए, बट 80-90% इस पर चलने से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून शांति से जिएंगे। बहुत बड़ी सक्सेस जिंदगी में मिले या ना मिले, एक बात ध्यान रखना बेटे, बट इस थ्योरी से चलने से रिग्रेट लेस डिसीजन इन योर लाइफ वो लेना शुरू हो जाएगा आपका। रिग्रेट यानी पछतावा, पछतावाहीन डिसीजंस, पछतावा रहित निर्णय जिंदगी में लेना शुरू कर दोगे। मैं ये नहीं मानता, जरूरी नहीं है कि आप हर डिसीजन से बहुत फायदे उठाओगे, सफलता मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, बट रात में सोते समय तुम्हें दिल में ये नहीं लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, क्योंकि तुम ऐसे नहीं आओगे, रजाई में सोते रहोगे, रात में तुम्हारी आत्मा कचोटेगी, यार मैंने मिस कर दिया। पढ़ाई छोड़ के होमवर्क फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने चले जाओगे, एंजॉय तो कर लोगे, वापस आके रात में तुम्हारी आत्मा कचोटेगी। फ्रेंड के साथ बैठे हो होटल में, उनने बियर मंगा ली, विस्की मंगा ली, वाइन मंगा ली, अरे ले यार चलता है यार, कुछ नहीं होता, अबे पी तो सही, मजा आता है, मन ऊंचा कर रहा है, पी लो यार, क्या होता है, दुनिया में तो पीती है, कौन देखा, किसको पता पड़ेगा अंदर से, पीऊं कि नहीं, पीऊं कि नहीं। पीना आसान है, डिसीजन लेना कि नहीं पीऊंगा, ये कठिन है। मैंने सबसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा है, सही और गलत की परिभाषा क्या है? युवाओं का आरोप लगते हैं बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो गए। सही गलत की परिभाषा क्या है? छोटी सी बात, दुनिया का कोई काम गलत नहीं। क्या शराब पीना गलत है? क्या एडल्ट मूवी देखना गलत है? क्या कैबरे डांस देखना गलत है? कभी गलत नहीं है, वरना गलत होता तो ये चलते क्यों? गलत वक्त पर करना गलत है। तुम्हारी अभी उम्र या स्टेटस या ड्यूटी है कि तुम पढ़ो, लाइफ बनाओ, पहले सेटल हो। कमाना भी शुरू किया तो सीधे क्या सिर्फ दारू पीने के लिए, पार्टी के लिए, ड्रिंक्स के लिए? ना 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 ना, पहले मदर है, फादर है, फिर घर परिवार की सुख खुशी है, फिर बच्चे आ जाएंगे, उनकी है। जब सबका सब कुछ कर देना तो ये सब तुम्हारे लिए तो है, फिर इसमें उड़ाना तो गलत नहीं रहेगा। अभी एक सिंगल पेनी भी उड़ाना गलत हो जाएगा। चीज समझ में आई कि नहीं?
तुम्हारे मम्मा पापा जाके एडल्ट मूवी देखें तो गलत है क्या? अरे एडल्ट मूवी का मतलब है जो एडल्ट है वो देखे, उन्हीं के लिए तो है ना। और तुम एडल्ट मूवी देखने जाओ और यदि तुम नाबालिग हो तो तुम गलत हो। तो इथिकल क्या है, नॉन इथिकल क्या है, उसकी एक ही परिभाषा है। सही समय पर सही काम इथिकल है, काम कैसा भी है, और नॉन इथिकल वो है। अब मर्डर करना ये परमानेंटली इलीगल है, उसकी कोई उम्र थोड़ी होती कि 60 साल के हो जाना फिर 2 मर्डर अलाउ है, ऐसा कहीं पढ़ा क्या? तो जो चीज इलीगल है, नॉन इथिकल है, वो परमानेंटली है। बट इसके अंदर हमें एक दायरा बनाना पड़ेगा, कौन सी चीज कब किस उम्र में किस समय अलाउ है, उतना हमें लीगल है। इज दिस राइट एवरीबॉडी? नाउ हमेशा ये ध्यान रखो, डिसीजन जब भी लेना है तो जो चीज टफ लगे, जैसे आप चाहें तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप और क्लियर हो जाए। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें कि सर जैसे कभी ऐसी स्थिति आए तो हम कैसे तय करेंगे कि क्या टफ है। हाँ जी बेटे बैठो। लास्ट संडे आपने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था कि बूढ़ी औरत है वो रोड पर है और आपको लाइफ टाइम के लिए इंटरव्यू देने जाना है, आप कुछ क्या करोगे? तो उस समय टफ क्या होगा? निश्चित है, एक बच्ची पूछ रही है, लास्ट टाइम मैंने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी दिया था पर्सोना प्लस के बच्चों को। उसमें कहा था कि एक रास्ते में आप जा रहे हैं और एक बहुत बुजुर्ग महिला है, उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और आप लाइफ टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, दूसरे शहर में हो, महिला भी असहाय है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया, मर जाएगी, बहुत बुरी तरह घायल है, खून बह रहा है, और इधर आपका जिंदगी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा भारी इंटरव्यू है, आप बताओ क्या करोगे? हेल्प करोगे कि इंटरव्यू देने जाओगे? दोनों काम नहीं कर सकते, डिसीजन लो और कारण लिखो क्यों। आप जानते हैं बेटे कि टफ क्या है, सोच लो क्या टफ है। इंटरव्यू इस महिला को ऐसी स्थिति में छोड़ के ये डिसीजन लेना कि नहीं मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, और मैंने वही आपको बाद में डिसीजन में बताया था कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक्चुअल जो करते हैं वही लिखो, और एक्चुअल वाकई नीचे एक्सीडेंट हो तो तुम साइड से निकल लोगे, वही लिखो, ज़्यादा आइडियल मत बना करो। इंटरव्यू देने गए तो मैं लेडी की मदद करूँगा, साथ में ले जाऊँगा, उसे अपना खून भी दूंगा, बचा लूँगा, इंटरव्यू भले जाए तो जाए, ज़िंदगी में बहुत इंटरव्यू आएंगे, ये सब फिजूल फालतू आइडियल बात जो वाकई आप ऐसी स्थिति हो तो नहीं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट सिर्फ यही जांचने के लिए होते हैं कि आप कितने ड्रामाबाज हो, कितना झूठ सच और ब्लफर हो, ये तो आप उसमें बिल्कुल ईमानदारी से दिल खोल के जो तुम एक्चुअल करोगे वो लिख दो। तो टफ क्या था वहाँ भी, इंटरव्यू देने जाना, ऐसा डिसीजन लेके लिखना टफ था। लेडी की मदद करेंगे तो बड़ी महान बात है, तो सभी बोल देंगे, सभी कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? किसी शादी में गए और सामने अचानक कोई बड़ा पुराना परिचित या कोई कॉलेज के स्कूल के सर या कोई पुरानी कंपनी का बॉस दिख गया, तो आपने देख के नजर फेरी, यार उसने देखा है कि नहीं देखा, क्या पता देखा हो कि नहीं, भाग जाए, जाए मिले कि नहीं मिले, उसे विश करें कि नहीं करें, रहने दो, सामने पड़ गया तो कर लेंगे, नहीं तो जाने दो। नहीं, इजी क्या है, अवॉइड कर देना, बच जाना, साइड से निकल जाना, देखना ही नहीं, विश करने नहीं जाना। टफ क्या है, जाना, सामना करना, हेलो करना, थोड़ा सा 1-2 बातों का जवाब देके ओके सर देन लेट मी परमिट, जल्दी है मुझे जाना है, जो डिफिकल्ट है वो करो। जिंदगी की हर जगह इस चीज को अप्लाई करो, तुम देखो तो मतलब हजारों गुलशन, फूल नहीं, जहाँ लाखों करोड़ों फूल हो उनको गुलशन बोलते हैं, बाग बगीचा बोलते हैं। हजारों गुलशन आपकी जिंदगी में खिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। हर जगह इस थ्योरी को अप्लाई करो, हर जगह लगाओ। जब भी कुछ हो तलाक से डिसीजन लो, यार इसमें इजी क्या है, टफ क्या है, और इसे ऐसा करना इजी है, कठिन ये, थोड़ा सा भी ये कठिन है, उसे करो। कभी कभी ठीक है, किसी खास जगह पे लगे कि नहीं मन नहीं हो रहा यार ये करना, ठीक है, बट अब दिल नहीं है, अभी तबीयत नहीं है, मन नहीं है, तो ठीक है मत करो, जरूरी नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए
करना मुझे वो चाहिए था, बट ठीक है मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने ये किया। देख लिया था डायरेक्टर को, बट मन नहीं है यार उससे मिलने का सारे को, ठीक है चलो रहने दो अपन तो जाओ। मतलब तुम ये डिसीजन भी लो यदि कि मैं उसे अवॉइड करूंगा, तो ये सोच के लो कि अवॉइड किया, तुम्हें मालूम होना चाहिए। गलत भी किया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने गलत किया, ताकि वो गलत तुम्हारी आदत न बन जाए। आदत कब बनती है? जब गलत को सही ठहरा के हम करते हैं। तुम पिक्चर चले गए, तुमने तय किया था मैं शाम में पढ़ूंगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने गलत किया यार, आज मैंने तय करा था पढ़ूंगा, थोड़ा फ्रेंड का फोन आ गया, लालच में मैं रुक नहीं पाया, चला गया, ठीक, बट आइंदा ध्यान रखना बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैंने तो डिसीजन कैसे लेना उसकी थ्योरी बताई, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हर बार की, बिल्कुल हर बार उस थ्योरी पे चलो मत भी चलो, जो दिल आए वो करो, बट सच्चाई हमें ज्ञात होना चाहिए। अभी तक तो हमें ज्ञात ही नहीं होती थी, हम क्या सोचते थे क्या गलत डिसीजन लिया यार, इतनी पढ़ाई करते हैं एक दिन छोड़ के पिक्चर चले गए तो क्या गलत। तो तुम जस्टिफाई कर रहे हो पिक्चर जाने को, पढ़ाई छोड़ने को गलत, राइट? अरे क्या हर बार तो जाते हैं संडे यार, अब आज मौसम खराब है बारिश हो गई तो ठीक है यार, नहीं हुआ मन, हम भी तो इंसान हैं, थकान हो रही है, ठंड लग रही है, नहीं जाना आज क्लास तो क्या गुनाह कर दिया, ये सोच गलत है। इस सोच के साथ ये डिसीजन लेना गलत है, ये मेरा कहना है। दिस इज ऑल अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, एटीट्यूड का गेम है। मैं जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू आपकी एटीट्यूड बिल्डिंग की कोशिश हो रही है, ये समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ और भगवान जी बन जाओ और कड़ी तपस्या के रूप में हर बार ऐसे ही करना, मत करना, बट मालूम होना चाहिए कि करना मुझे वो चाहिए था, बट ठीक है दिल नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं ये करूँगा। इज इट राइट? लव मैरिज करूँ कि अरेंज मैरिज? थ्योरी क्या कहती है? देखो छोटी छोटी बातों पे तो ठीक है, बड़ी पे लगाओ तो जरा समझ में आए, दिमाग में बोझा आए। लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, 50-50 हो रहा हूँ यार, समझ में ना, 50-50 हो रहा। सीधी बात ये है कि सारी बात समझता है तुम, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा, इसलिए यार बड़ा धर्म संकट है। अरे धर्म संकट कुछ नहीं है, सीधी बात है, जानता तू भी है कि करना लव मैरिज ही चाहिए, बट तू कायर है, तेरे में दम नहीं है, डर रहा है, दब्बू है, कौन सामना करे, बहुत झंझट है यार, कौन पापा और मम्मी सबको झेलेगा, रहने दो रे भाई, नहीं करते। अब इस चक्कर में यार धर्म संकट, धर्म संकट कुछ नहीं। थ्योरी और डिसीजन क्या कहता है? कठिन क्या है? मैरिज करना तो बहुत आसान है, कहीं भी कर लो, बट अब आपने कहा नहीं, घर वालों का विरोध हो ये सब, लव मैरिज। डिसीजन सही तो तभी रहेगा जब आप जो अपना मन के वो करोगे और आप लव मैरिज करोगे, नो डाउट। बट मैं जानता हूँ डिसीजन ये कहता है कि लव मैरिज करना चाहिए, बट यार घर की परिस्थिति ऐसी है, माँ की तबीयत ऐसी है, और बहुत सारी चीज़ें मैं जो सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये लग रहा है कि हाँ मैं लव मैरिज नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे करना ये चाहिए, बट मैं ऑप्ट ये कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कई फैक्टर हैं। ठीक है, तुम्हारे दिल में पछतावा नहीं होगा, मैंने एक ही चीज़ लिखी। इस तरह से डिसीजन लेने में भले तुम ये डिसीजन लो ये लो, बट रिग्रेटलेस डिसीजन होंगे। समझ आ गया? तुम्हें मालूम होगा कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया है। ये कोई 50-50 नहीं होता, 100% ये सत्य है, प्रमाणिक है कि भाई लव मैरिज का यदि मेरा मन है तो मुझे लव मैरिज करना चाहिए। बट शायद मैं जानता हूं कि मैं 25 लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, शायद उस एक को समझा सकता हूं, और यदि वो एक मुझे समझ ना सके तो ऐसे के साथ में तो लव मैरिज भी करना बेकार है, क्योंकि मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ लव। क्या मैरिज इज द एंड ऑफ लव? कि प्यार वही इसीलिए कि प्यार किए इसीलिए कि शादी हो ही हो, और यदि वो यही सोच के साथ चल रहा है तो शादी हुई और प्यार खत्म हो जाएगा, फिर वो प्यार नहीं करेगा, तो फिर तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, फिर क्या पता उससे कल किसी और से हो जाएगा। तो
यदि मैं आपको डिसीजन दूं कि भाई परिस्थिति ऐसी है, आई एम अनेबल टू डू मेडिटेशन, समझो मेरे को आप, पर ठीक है हमारा प्यार अपनी जगह है, वैसे ही रहेगा, और वो इस चीज को ठीक है, दुख होगा, सब कुछ होगा, इस सब के बावजूद भी यदि वो एक्सेप्ट करे कि चलो ठीक है, क्या करे, मजबूरी है, तो ग्रेटनेस यहां है, टफनेस यहां है, इजीनेस नहीं। दूर से देख के लग रहा है कि लव मैरिज कर लो ये टफ है, टफ नहीं है। थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे तो ये डिसीजन लेना कि नहीं करना वो ज्यादा बड़ा टफ हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी जगह तो बदलो। लड़की एक ही है, तुम यहां खड़े होकर देख रहे हो, तुम दीदी बोल रहे हो, मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं, शायद वो मेरी बीवी है, मैं उसे डार्लिंग बोल रहा हूं, तो आप क्या मेरे को मारेंगे? क्या मैं आपको मारूंगा? नहीं। क्यों? लड़की तो एक ही है ना, उसको फर्क नहीं पड़ा। किस जगह से देखा जा रहा है उसमें फर्क पड़ा। उसका भाई यहां से जब खड़े होकर देखेगा तो उसको बहन दिखेगी, उसका पति देखेगा यहां से खड़े होकर तो उसे बीवी दिखेगी, और उसका पिता यहां से देखेगा तो उसे बेटी बोलेगा। तो आप क्या बोलोगे? तीनों झूठ बोल रहे हैं। They all are right, but at their own place. So what is truth? Truth is nothing. The truth is that from which angle you see. Never blame the truth of others. इसलिए कभी जिंदगी में दूसरे के ट्रुथ को चैलेंज मत करो कि तुम गलत हो, नहीं, उसके एंगल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। कोई बोले भाई जिंदगी तो बहुत जहर है, उनके विचारों की रेस्पेक्ट करो। तुम बोलो अरे यार जिंदगी में तो बड़ा मौज है यार, मस्त है, क्या मस्ती से जियो यार, क्या आनंद है जिंदगी। एक कह रहा आनंद, एक कह रहा जहर। अब जहर और आनंद वाले को बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसको समझा नहीं सकता, ये इसको समझा नहीं सकता, इसके जीवन के अनुभव अलग, इसके अलग। इसलिए लर्न टू रेस्पेक्ट everybody's thought, learn to salute everybody's thought, but before that learn to salute your own thought. आप बैठ के यदि अपनी जिंदगी के कोई फंडे मेरे ऊपर झुलवाएं, मुझे झेल लेना चाहिए। भले मैं साथ में कहूं देखो ठीक है यार, वो तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं इज्जत करता हूं आपके अनुभव या अपने एक्सपीरियंसेस की, पर मेरा ऐसा नहीं सोचना। मैं मानता हूँ जिंदगी में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, बट आई रेस्पेक्ट, ठीक है आप जो सोच रहे हैं वो भी सही हो सकता है, क्योंकि मैं जानता नहीं। मैं तो ये जानता हूँ, हाँ मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से ये सही है। दिस इज अ वे हाउ यू शुड डेवलप योर एटीट्यूड एंड यू शुड स्टार्ट लिविंग। डोंट डिस्कस, डोंट कन्विंस, and don't try to over force your thoughts on others. कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, लगा ले शर्त, देख लेना भविष्य में यही होगा, तो ऐसे ही रहेगा तो एक दिन पछताएगा, एक दिन निपट जाएगा, रोता हुआ आएगा मेरे पास। गलत। शायद तुम रोते हुए जाओ कल, तो यही चीज तो तुम पे अप्लाई हो सकती है कि शायद तुम गलत हो कल तो। सो रेस्पेक्ट एवरीबॉडीज थॉट, एवरीबॉडीज ओपिनियन। Never try to change their thoughts. क्योंकि इतना आसान थोड़ी किसी के विचारों को बदलना। अरे बाबा उसके विचारों को बदलना नहीं है तो मेरे पास भेज दो, मैं बैठा ही तो इसीलिए हूँ। आप देख रहे हो मुझे कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है तुम्हारे दिमाग में कोई एक बात, एक चीज, एक थॉट, एक विचार को डालने में, तब भी 10 बार अड़ंगा बना बना के तुम उसे डाइजेस्ट करते हो, फिर धीरे धीरे सीखते हो, उसे अप्लाई करते हो। तुम 5 मिनट में 5 डायलॉग में किसी का विचार बदल दोगे? इट इज नॉट इजी टू चेंज समबडीज माइंडसेट एंड एटीट्यूड। इट इज an expertized work which experts can do with a little pressure, little patience and small things. So you make up your mind, your attitude, but don't try to change that. एक छोटी सी टिप अगली और नेक्स्ट। इन केस ऑफ डिलेमा, इन केस ऑफ
dilemma. Apply delay tactics in decision. Apply delay tactics in decision. In case of dilemma, apply delay tactics in decision. नीचे लिखो, सक्सेस रेट 90% to 95%. सक्सेस रेट 90% to 95%. ये जो रूल मैं बता रहा हूं, इसका सफलता का प्रतिशत 90 से 95 है. डिले टैक्टिक लगाना सीखो जिंदगी में. इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लें. डिलेमा मतलब क्या हुआ. देखो, मैंने कहा जिंदगी के जो छोटे मोटे डिसीजन है उनको तो ऊपर वाले तरीके से लो, जो कठिन हो वो करो. ठीक, हर छोटी मोटी चीज को धर्म संकट मत बोलो. धर्म संकट डिलेमा को बोलते हैं. अगला रूल जो अब मैं बता रहा हूँ, डिलेमा. अब जैसे लव मैरिज के अरेंज मैरिज, ये बहुत बड़ा धर्म संकट है. जिंदगी का बहुत बड़ा प्रश्न है. धंधा छोड़ूं नौकरी करूं, नौकरी छोड़ूं धंधा करूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन. घर में झगड़ा हो गया, दो भाई लड़ रहे हैं, किसका पक्ष लूं, बहुत बड़ा धर्म संकट. बहन भाई लड़ रहे हैं, किसका पक्ष लूं, धर्म संकट. माता पिता झगड़ गए, दोनों बोल रहे हैं गलत ये गलत, किसका पक्ष लूं, बड़ा धर्म संकट. ऐसे में यह जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी तमाम बातों में जहां पर भी तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा धर्म संकट है कि मैं डिसीजन क्या लूं, जो बहुत बड़े इशू हो, छोटे मोटे में तो क्या करो, पहला वाला रूल जो टफ हो कर. बट दूसरा नंबर वाला रूल जो जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन है. और एक्चुअल धर्म संकट समझो. डिलेमा यानी संशय, बड़ा आत्म संशय, बड़ा पशोपेश, क्योंकि सभी अपने होते हैं कई बार, तभी धर्म संकट होता है. क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई अपना वाला है, कोई बड़ी परेशानी, क्या करो क्या. एक ही काम करो, कुछ मत करो. डिले टैक्टिक. डिले टैक्टिक्स का मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा डिले कर सकते हो, मतलब डिसीजन लेने में देरी, ऐसा लोइच मत. समझ में आ रहा है, क्या डिसीजन लूं, इसका डिसीजन ही मत लो, उसे टालो. इसकी तरफ बोलूं कि इसकी आपको उपत के उकसा के कोई पूछे, तुम क्या बोलते हो भाई, कौन सही. यार मेरे को तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा, मैं क्या बोलूं. अब मुझे तो आप भी सही लगते हो, आप भी सही लगते हो, आप भी गलत लगते हो, आप भी गलत लगते हो. वाकई में भी मन में भी डिसीजन मत बनाओ कि ये सही है कि ये गलत है. अभी और एनालिसिस करूंगा यार, अभी और सोचूंगा, मेरे समझ में नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. और ज्यादातर जगह पे डिसीजन लो ही, डिसीजन को टालो 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 टालो. प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. 90 to 95% केसेस में हुई है. और केवल इंसान के लिए नहीं लगती ये थ्योरी, बड़े बड़े सत्ताधीशों को, देशों को, राष्ट्राध्यक्षों को, राष्ट्र नायकों के अंदर भी ये चल रही है. इंदिरा गांधी इस थ्योरी को बहुत लगाती थी. कई बार जो बहुत बड़े बिल होते थे, निर्णय होते थे, टाल दो उसको, ठंडे बस्ते की टोकरी में डाल दो. वो जो प्रॉब्लम है, जो मामला हॉट है, गर्म है, तुम्हें मालूम है राम जन्मभूमि कैसा गर्म हो रहा था, दंगे हुए, पूरे देश का सत्यानाश हुआ, ये वो. उन्होंने उठा के उसको कोर्ट में डाला. कोर्ट जो कहेगा वो कोर्ट में लगा दिया 15 साल. और अभी भी जो डिसीजन दिया वो बंदर बांट जैसा, मस्जिद भी बना लो, मंदिर भी बना लो. दोनों खुश भी हो गए, दोनों दुखी हैं. उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाओ अब फिर 10 साल. तो प्रॉब्लम को जितना आप खींच देते हो, लिंगर ऑन कर देते हो, उतना ज्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती, छोटी हो जाती, सॉल्व हो जाती. बात प्रॉब्लम की नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह रहा मैं, प्रॉब्लम तो तुरंत निपटाना चाहिए, डिसीजन कह रहा हूं. वो खासतौर से कब, जब धर्म संकट. और धर्म संकट यानी जब सभी अपने ही वाले हो तो तुम किसका साथ दोगे बताओ. ऐसे केस में साथ ही ना दो, टाल दो. समझ में आ रहा है. डिले टैक्टिक अपना लो. कॉलेज में, स्कूल में झगड़ा हो गया, फ्रेंड्स का हो गया, किसी का साथ, भाई अब देख लो यार, पैचअप कराने की कोशिश करो, किसी का डिसीजन
मैं बीच में वो नहीं करूँ. So this is a way how you can linger on the decision and the decision can be in your favor. Here any question do you want to ask? यानी ज़्यादातर जगह पे कई बार पचड़े में फंसो ही मत और फिर वो पचड़ा अपने आप ही निपट जाता है. और आप देखोगे कि 90 to 95% ऐसा होता है. वरना जब आखिरी नौबत आएगी तो जो आज डिसीजन लेना है वो तब ले लेंगे. फिर जो दुश्मनी आज होनी है वो कल हो जाएगी. अभी टाल दो थोड़ा सा, जिस भी तरह से टाल सको टालो. देखो टालने के लिए थोड़ा फरेब भी करना पड़ेगा, झूठ सच भी करना पड़ेगा, फिर मैं नहीं जानता. लाइक यदि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने शादी करना है, चलो भागो. नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी कहीं और हो रही है. नहीं, कोशिश करोगे डिले करो. नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो डिले करो. प्रॉब्लम है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी. तुम्हारा प्रेशर बिल्डिंग कम हो जाएगा. एक छोटा सा इंसिडेंस है. एक बार एक प्रेसिडेंट थे, उसको प्रेसिडेंट को एक किसी दूसरे देश के राजनयिक ने एक पत्र लिखा, धमकी दी, थ्रेटनिंग दी. अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक बार दूसरे देश के प्रेसिडेंट ने पत्र लिखा. युद्ध जैसा माहौल था, गर्मा गर्म माहौल था, आरोप प्रत्यारोप का दौर था. इतना गुस्सा आया कि उस रात में बैठ के उन्होंने आदेश जारी कर दिया, युद्ध शुरू किया जाए, अटैक कर दो और इस देश को नेस्तनाबूद कर दो. लिंकन के समय की बात है. वो आदेश को लिख के वो पोस्ट करना चाह रहे थे, बाहर भेजना चाह रहे थे, अपने ऑफिस में देना चाह रहे थे, और देते और इम्प्लीमेंट हो जाता, युद्ध चालू हो जाता. पता नहीं क्या चिट्ठी वो जो लिखा उन्होंने लिख के उसको उन्होंने रख दिया. तो ठीक है, तैयार है आदेश मेरा, बट इसको मैं रखता हूँ, सुबह और विचार करके फिर मैं दे दूँगा. और जो राष्ट्राध्यक्ष दूसरा था उसने बड़ा ऐसा लिखा था कि पारा चढ़ गया, रख दिया. सुबह बैठे, लेटर पढ़ा, थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, थोड़ा गुस्सा शांत हुआ. इन्हें सोचा नहीं यार सीधे युद्ध शुरू नहीं करते, एक काम करते हैं, उनको टाइम दे देते. कितने दिन के अंदर आपने ये गाजा पट्टी खाली नहीं करी तो हम आकर के इसराइल के पास ही जो भी था इशू वो पुलवामा में साटे 5 दिन का समय दे करके लेटर भेज दें. लिख के लेटर दोबारा बनाया, पुराना रख लिया. भेजने वाले थे, उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, बड़ा डिसीजन भाई, इंटरनेशनल मैटर, शाम तक और सोच लेंगे. रात में फिर बैठे, 5 दिन बड़ा काम, पूरी सेना का वहाँ से हटने में मेरी ही सेना होती तो मैं कैसे हटा पाता. सोचो, क्योंकि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए, फिर वार्निंग के साथ बोलो कि हम युद्ध चालू कर देंगे. नया लेटर लिखा, वो हटा दिया, दूसरा लिखा. अगले दिन तक और गुस्सा शांत हुआ, फिर भी नहीं भेजा, रख लिया. अगले दिन मॉर्निंग में 1 महीने का समय देकर उन्होंने फाइनल लेटर लिखा, और 3rd 4th डे की रात में उनके मन में आया युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वार्निंग देके ही छोड़ दो. तो 4-5 लेटर जब वो राष्ट्रपति पदभार से मुक्त हो रहे थे, उन्होंने अगले राष्ट्रपति को दिए. देखो तुम जिस पोस्ट पर बैठे हो, एक बार ध्यान रखना, कई बार आवेश में, गुस्से में, तेजी में हम ये डिसीजन ले लेते हैं विच इज़ माई फर्स्ट लेटर. और कैन यू इमेजिन कि ये डिसीजन हो गया होता तो हमारे अमेरिका का इतिहास क्या होता, जो किसी को नहीं मालूम क्या होता. अच्छा भी होता, बुरा भी होता. ये सेकंड लेटर, ये 3rd and 4th, एंड आज 4 साल बाद, 3 साल बाद तुम देख रहे हो वो प्रॉब्लम हैज बीन ऑटोमेटिकली सॉल्व बाय डिस्कशन. ये इसका साक्षात लाइव एग्जाम्पल है. ऐसे कई किस्से कई राजनेता और राजनयिकों के लिए फेमस है, कई बड़े बिजनेस पीपल के लिए फेमस है. और मैं आपको वही कहूँगा, बड़े लोगों के बड़े सोच के अंदर जिस एटीट्यूड से वो लोग अपनी जिंदगी जी के निर्णय लेते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू जस्ट टेक द डिसीजंस लाइक इन दैट वे. इज इट राइट? एनी क्वेश्चन? Doubt? Nothing? So nice to all of you. So much of love to all of you and so much of blessings, and wish you a very happy, prosperous Dashera and Navratri Shubhkamnaएं. चलिए, see you. Bye bye.